Welcome once again, dear friends. And today we are going to discuss once again important questions. And this important question is from lesson वन. तो लेसन वन के इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं. तो इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी was introduced keeping in mind that it would generate various benefits. But despite the same, the policy did not turn out to be fruitful completely. Do you agree? Discuss. इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया फॉरेन ट्रेड भारत की जो व्यापार नीति विदेशी व्यापार पॉलिसी जो थी इंट्रोड्यूस्ड कीपिंग इन माइंड दैट इट वुड जनरेट वेरियस बेनिफिट्स. ये इस तरीके से डिजाइन की गई थी, ये सोच के की गई थी कि ये बहुत सारे बेनिफिट्स को जनरेट करेगी, बहुत सारे फायदे के इससे फायदे होंगे. विदेशी व्यापार को इस तरीके से डिजाइन किया गया था, इस तरीके से बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था. बट डिस्पाइट द सेम द पॉलिसी डिड नॉट टर्न आउट टू बी फ्रूटफुल. लेकिन ये पॉलिसी फ्रूटफुल साबित नहीं हुई कंप्लीटली. डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है. द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन encouraged the growth of domestic industries but at the same time proved to be an impediment. How? अब यहाँ एक वर्ड है इम्पेडमेंट, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है. इसका मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको बाधा. ठीक है, बाधा पहुंचाना, बाधा. ठीक है, हर्डल. द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इनकरेज्ड द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. जो प्रोटेक्शन की पॉलिसी थी, इसने हेल्प किया, प्रोत्साहित किया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में. बट लेकिन एट द सेम टाइम, उसी समय ये ऐसा भी हुआ, सेम टाइम प्रूव टू बी एन इम्पेडिमेंट. और इसी समय, उसी साथ ही साथ यह एक बाधा मतलब भी बन गई. कैसे? ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है. ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट. यस, एडॉप्शन ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी डिड नॉट प्रूव टू बी बेनिफिट. इट इज एविडेंट फ्रॉम द पॉइंट्स बिलो. ठीक है, यस, एडॉप्शन ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी थी, जो प्रोटेक्शन की जो पॉलिसी थी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, और हर देश ने इस पॉलिसी को अपनाया है कभी न कभी. इसको इन्फेंट इकोनॉमिक्स में इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट के नाम से जाना जाता है. तो इस पॉलिसी को हर देश में कभी न कभी अपनाया ही गया है. तो इसको यस करना पड़ेगा, इसको रिफ्यूट नहीं कर सकते, इसको डिफेंड करना पड़ेगा स्टेटमेंट को. इसको डिफेंड और रिफ्यूट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो यस, adoption of a inward looking trade strategy did not prove to be beneficial. It is evident from the points below. निम्न point number 1, public sector was marked with corruption, inefficiency and pilferage because of its monopoly control. अब यहाँ एक डिफिकल्ट वर्ड है, करप्शन, इनएफिशिएंसी समझ में आ रहा होगा. पिल्फरेज का मतलब होता है चोरी, छोटी मोटी चोरी होती है, जो चोरी है ना, चोरी करना, स्टीलिंग. तो प्रेफरेंस बिकॉज ऑफ इट्स मोनोपोली कंट्रोल. तो पब्लिक सेक्टर वाज मार्क्ड, पब्लिक सेक्टर की जो भूमिका होगी इसके ऊपर एक लेबल लग गया करप्शन का. ठीक है, भ्रष्टाचार, इनएफिशिएंसी, वो मार्केट के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, क्षमता नहीं थी उनके अंदर. और ये चोरी जो है ना, वो स्टीलिंग, बिकॉज ऑफ इट्स मोनोपोली, इसका मोनोपोली था, इसलिए मोनोपोली के होने की वजह से जो दुर्गुण आने चाहिए थे वो सारे दुर्गुण आ चुके थे पब्लिक सेक्टर में. नेक्स्ट पॉइंट है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड वर ऑफ एक्सट्रीम पुअर क्वालिटी. ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो थी, घरेलू जो उद्योग थे, वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड थे, प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी थी, जो प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड था, तो उस स्टैंडर्ड को ये नहीं प्राप्त कर पा रहे थे. प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड वर ऑफ एक्सट्रीम पुअर क्वालिटी. जो वस्तुएं, जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया गया वो बहुत ही निम्न गुणवत्ता की थी, निम्न क्वालिटी की थी. तीसरा पॉइंट है, इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर फर्म्स इम्प्लाइज. ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर फर्म्स इम्प्लाइज क्या उससे होता है? वेस्टेज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज. ठीक है, वेस्टेज ऑफ पब्लिक रिसोर्स. ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति का वेस्ट होना. लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ फॉर प्राइवेट सेक्टर फर्म्स. ठीक है, ये भी बिल्कुल क्लियर है कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज थी.
पॉलिटिकल कंपल्सन्स टू बेयर इकोनॉमिकली अनवायबल लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर फॉर्म्स। कभी कभी ये पॉलिटिकल कंपल्सन हो जाता था कि बहुत बड़े नेता हैं या उनकी पार्टी बहुत बड़ी है तो वो अपने क्षेत्र में उसको लगाते थे। हाँ, इंडस्ट्रीज को लगवा दिया, पता चला कि वहाँ पर उसको प्रोडक्शन करने से कॉस्ट बढ़ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लगाना पड़ता था। यही है पॉलिटिकल कंपल्सन्स टू बेयर इकोनॉमिकली अनवायबल लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर फर्म्स। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा होता है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को कहाँ लोकेट करना चाहिए? इंडस्ट्रीज को वहाँ लोकेट किया जाता है जहाँ पर रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीज़ें की सुविधा हो, मार्केट से नज़दीकी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैनेजमेंट वगैरह तो छोड़ दीजिए, लेकिन पहला मनी कैपिटल वगैरह तो सरकार व्यवस्था कर देगी, बट जो रॉ मटेरियल है वो जो कि रेगुलर सप्लाई होना है। तो जैसे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, उसके लिए कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है, आसपास कोयला खान नहीं है। एक चीज़ को ध्यान में रख के बना दिया गया कि वहाँ पर सी पोर्ट नज़दीक है, हाँ, लेकिन रॉ मटेरियल वहाँ पर आसपास नहीं है। हाँ, उसको उसका अभी जो कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से आता है। अब पहले कहाँ से आता है तो वो तो श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन अभी किस्म में ऑस्ट्रेलिया से कोयला आता है। अगर वो अब सोच लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैसे ही बढ़ जाएगा। यही सब कारण है पब्लिक सेक्टर का जो है लॉस में जाने का। तो पॉलिटिकल कंपल्सन जिसको कहते हैं ना, यही पॉलिटिकल कंपल्सन टू बेयर इकोनॉमिकली अनवायबल लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर फॉर्म्स। Our inward-looking political policies fail to develop a strong export base, एक्सपोर्ट सेक्टर। और हम अंदर ही झांकते रहे, अंदर ही हम सोचते रहे कि इनको बेच दें, लेकिन बेच देने के चक्कर में जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट बेस नहीं, क्योंकि इनको कॉम्पिटिशन मिला नहीं। जब कॉम्पिटिशन नहीं मिला तो वो ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हुआ इनके अंदर, तो वो वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पाए, मशीनें पुरानी थी। तो इनोवेशंस जो आज की डेट में हम जो देख पा रहे हैं वो उस ज़माने में नहीं था। और ये एक पूरा कल्चर ही खराब हो रहा था एक्चुअली, कि नया करने का कल्चर, देश को आगे ले जाने का कल्चर, ये सब भावनाएं नहीं होने की वजह से ये सब सारी प्रॉब्लम आई। और करप्शन वगैरह सब हो गया, जस्ट एवरीथिंग चलता है, सब कुछ चलता है वाला एटीट्यूड था। एंड इसलिए तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाईलाइट द मेन चेंजेस दैट took place with regard to the composition and direction of foreign trade after independence। हाईलाइट करना है मेन चेंजेस, क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए विद रिगार्ड टू द कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। जो प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन है, किस तरह की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है ना सेल हुए, तो कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, और जो फॉरेन ट्रेड थी उसकी दिशा, तो उसमें क्या परिवर्तन हुए इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, दोनों में क्या परिवर्तन हुए, इस बात को यहाँ पर हाईलाइट करना है। ओके, तो पढ़ेंगे इसको हम। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। अब कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, जिसमें जो वर्ड है उसको ध्यान है। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि काइंड ऑफ गुड्स, किस प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती हैं, किस प्रकार की, तो कितनी वैरायटी है उसमें, कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, तो ये कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब देख लीजिए, अंग्रेजों ने तो भारत को बना ही दिया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो इसमें उनका यही प्रोसेस था कि भारत को एक इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दें, और वही था भारत की स्थिति। वेयर एज आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन आज़ादी के बाद इसको तो बदलना जरूरी था। ये अलग बात थी कि उसका पेस बड़ा ही धीरे रहा, उसको और तेज किया जा सकता था अगर हमारे लीडरशिप के अंदर वो जज्बा होता कि नहीं, देश को और आगे ले जाना है, जापान बनाना है, अमेरिका बनाना है, इस तरह का। और ये नहीं कहता कि इंडिपेंडेंस मिल जाना और इंडिपेंडेंस के बाद देश को बहुत आगे ले जाना, फीलिंग होना ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो इस जो 1947 के बाद धीरे धीरे वो फीलिंग देश को की जगह हम सत्ता प्राप्ति का और सत्ता में बने रहने का स्कोप ज़्यादा नज़र आता है। वो चीज़ थोड़ी सी कमी जरूर आई थी।
इसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि 1947 के आसपास जो कंट्रीज आज़ाद हुए, उन कंट्रीज का अगर आप, जिसको हम टाइगर इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की जो इकोनॉमीज हैं उनको, उनकी अगर बात करें तो उनका पर कैपिटा इनकम वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया हमारे से, तो इसलिए हम इस पॉइंट को बोल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुआ, बट पेस वॉज नॉट दैट मच। जितनी बड़ी इस देश में शक्ति थी, संसाधन थे, इसलिए एक इकोनॉमिस्ट ने कहा है, इंडिया इज रिच बट इंडियंस आर पुअर, इसलिए स्टेटमेंट कहा गया, इंडिया इज रिच बट इंडियंस आर पुअर। कनेडी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा कि नेवर आस्क व्हाट योर नेशन हैज़ डन फॉर यू, बट आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर योर नेशन। तो वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जाता रहा, वो लीडरशिप में वो फीलिंग, ये जो इंजेक्शन देना था सिटीजन्स के मन में, वो जाता रहा। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक बार इसको शुरू से पढ़ते हैं। Composition of trade refers to the kind of goods and services that are imported and exported. During the British rule, India was the net exporter of primary products and net importer of finished goods. Whereas after independence, India observed a decline in the export of agricultural products and could witness an increase in the export of manufactured and engineering goods. तो ये परिवर्तन है कि एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट करने की जगह एक्सपोर्ट तो होता था, लेकिन उसकी मात्रा कम हुई, और इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा किसका, मैन्युफैक्चर्ड और इंजीनियरिंग गुड्स का भी, जो कि ड्यूरेबल होती हैं, जो एग्रीकल्चर गुड्स पेरिसेबल होती है, उनके प्राइस अच्छे नहीं लगते हैं, मजबूरी होती है कम कीमत में बेचना, तो ये सब सारी चीज़ें होने लगी। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द कंट्रीज विद द whom गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड रेफर्स क्या बताता है, डायरेक्शन मतलब व्यापार की दिशा क्या बताती है, विद होम गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड, मतलब किसके साथ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था, ठीक है, मतलब गल्फ कंट्रीज के साथ हो रहा था, अमेरिका के साथ हो रहा था, किसके साथ हो रहा था, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल more than 70% ऑफ इंडिया ट्रेड विद वॉज विद द ब्रिटेन। ये तो मोनोपोली थे उनका ट्रेड पर, एक्सपोर्ट पर, हमारे व्यापार के ऊपर। तो अंग्रेजों के समय में क्या था, 70% जो ट्रेड था अंग्रेजों के साथ होता था, और वो भी उनकी शर्तों पर, मतलब आपको कीमतें भी अच्छी नहीं मिलेंगी। हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया could see an expansion in its trading partners. It consists of countries like US, UK, China, Australia, etc. लेकिन आज़ादी के बाद इसमें परिवर्तन है, और भारत US, UK, चाइना और ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट को भी एक्सेस कर पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉलिसी measures initiated by the Indian government to accelerate the foreign trade in planning period 1950 से 1919 तक। ठीक है, डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर्स, क्या क्या पॉलिसी मेजर्स लिए गए जिससे कि इंडिया का जो गवर्नमेंट ने क्या लिया पॉलिसी कि एक्सेलरेट द फॉरेन ट्रेड, भारत के का जो विदेशी व्यापार था उसको 1950 से 1990 के बीच में क्या क्या स्टेप्स लिए गए कि ये बूस्ट हो जाए, आगे बढ़ जाए। ठीक है, पहला इसको पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन पीरियड 1950 से 1990। ओके, इंडिया अडॉप्टेड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है। पर्पस ऑफ द सेम वॉज टू, ये हिंट की तरह है या फुल फ्लेज आंसर नहीं, ये हिंट है केवल। पर्पस ऑफ द सेम वॉज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट एंड डेवलप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट टू सेव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एंड इन दिस रिगार्ड टैरिफ एंड कोटाज वर इम्पोज्ड ऑन फॉरेन ट्रेड। अब इन सब पॉइंट्स के बारे में दो दो पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स की तरह हैं, अगर दो दो लाइन लिखेंगे तो ये हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस इन डिटेल हाउ अ कंट्री गेन फ्रॉम इट्स फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ग्रोथ प्रोसेस। आपको बताना है कि फॉरेन ट्रेड से ये क्या क्या बेनिफिट भारत को हुआ। डिटेल्ड हाउ कंट्रीज गेन कैसे हुआ इसको, फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ग्रोथ प्रोसेस। Gains from the international trade are as follows: facilitates international specialization, facilitates इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, पहला तो यही फ़ायदा हुआ कि फॉरेन ट्रेड हम करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्टीज़ हासिल करने का प्रयास करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, और इससे हमको बहुत नई जानकारियाँ होती हैं, हमारा नया हॉरिजन जो है देखने का, समझने का बढ़ता है। एक्सपेंड्स द मार्केट फॉर सेल ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, तो भारत की जो घरेलू वस्तुएं हैं वो उसको बेचने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। हेल्प्स एन इम्पोर्ट ऑफ इसेंशियल गुड्स, कमोडिटीज एंड सर्विसेज, हेल्प्स इन इम्पोर्ट ऑफ
essential goods, commodities and services. ठीक है, helps to earn foreign exchange, और ये पॉइंट आसान है, इनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल बाय ऑफरिंग वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लोगों को जब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं सेवाएं मिलती हैं तो उनकी लाइफ में परिवर्तन होता है। हम लोग के ज़माने में एकमात्र कार होती थी कि एम्बेसडर कार, उसी में जीना उसी में मरना, लेकिन आज वैरायटी ऑफ कार्स है तो लोगों को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि लोग बाहर मार्केट में देखते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ इन जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसको हम देखने का प्रयास करें। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज, इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। गेन्स फ्रॉम ट्रेड, बेनिफिट्स दैट जनरेटेड फ्रॉम फॉर कंट्रीज थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम गेन्स फ्रॉम ट्रेड कहते हैं। ठीक है, गेन्स ऑफ ट्रेड सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्ट कम। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, इट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर imported and exported। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, इट रेफर्स टू द कंट्रीज विद whom गुड्स एंड सर्विसेज आर imported एंड exported। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, ये आया था। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर imported एंड exported। मतलब प्राइमरी गुड्स है, सेकेंडरी गुड्स है, मैन्युफैक्चर्ड है, हीरे है, जवाहरात है, क्या है, मतलब ये कंपोजिशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन trade policy, it refers to the process of producing goods domestically instead of importing them. It is also called as inward looking trade strategy। ठीक है, इसी को import substitution को क्या कहते हैं, inward looking trade strategy। Export promotion policy, it refers to the process of producing goods and services domestically with the purpose of exporting them. It is also called as outward looking trade strategy। 1991, it is called as year of divide। Prior to 1991, India adopted import substitution policy। Post 1991, India changed its trade policy to export promotion trade policy। So याद रखेंगे, it is a called as year of divide। एक होता है डेमोग्राफिक डिवाइड, जिसको 1921 को हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जब ईयर ऑफ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या है, इकोनॉमिकली हम बात कर रहे हैं। सो इट इज़ कॉल्ड ईयर ऑफ डिवाइड। प्रायर टू 1991 इंडिया अडॉप्टेड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, 1991 से पहले। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, इंडिया चेंज इट्स ट्रेड पॉलिसी टू एक्सपोर्ट प्रमोशन ट्रेड पॉलिसी। इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस एंड टाइमलाइंस ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स। लिबरलाइजेशन, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ फ्रीडम from various restrictions imposed in different sectors by government। मतलब to removing the bottlenecks of the economy। ठीक है, उन रुकावटों को दूर करने का प्रयास। लिबरलाइजेशन, इट इज अ पॉलिसी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वेरियस restrictions imposed in different sectors by the government। Privatization, it implies reducing the ownership or management of government owned enterprises। ठीक है, it implies reducing the ownership or management of government owned enterprise। Globalization, it is a process of increased openness, integration and interdependence between countries through movement of trade and capital। ये बहुत बार एक्सप्लेन किया जा चुका है, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। टैक्स, इट इज a compulsory payment made by general public to the government। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इट इज द टैक्स which is imposed on income and wealth of individual and firms। Indirect tax, it is the amount of tax which is imposed on production and distribution of goods and services। Outsourcing, it is the system of hiring business services from rest of the world। GATT, GATT, General Agreement on टैरिफ एंड ट्रेड, यहाँ ऑन पर ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1995, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ओपनड WTO, India joined WTO as its member country। 1948, GATT was signed by 23 countries of the world, dumping bulk sale of goods by developed countries in the domestic market of less developed countries at competitive और लो प्राइसेस। चाइना हमेशा ये करता था भारत के साथ, तो एक्स्ट्रा माल को एक्स्ट्रा सप्लाई कर दिया जिससे भारत में चीज़ें जो है लो प्राइस बेचेंगे में बेचता था, जिससे कि यहाँ पर के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को लॉस होता था। MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट इन द ईयर 1969। ठीक है, 1969 में ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इन द ईयर 1999। Strategic sale, when there is a sale of more than 51% in PSU, public sector units undertakings। Minority sale, when there is a sale of less than 49% in a PSUs। Bilateral trade, when there is a trade between
two countries. Multilateral trade. When there is a trade between more than two countries, and tariff, it refers to the amount of tax that is imposed on the prices price of goods imported or exported. उसको हम tariff कहते हैं, जो भी टैक्स लगाते हैं. Non tariff barriers, it refers to the restrictions that are imposed on the quantity of a good imported or exported. That is non tariff barriers. It refers to the restrictions that are imposed on the quantity of a good imported or exported. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.